के सैम्पल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैथ से। अब मैथ में दो कैटेगरी है, एक है बेसिक और एक है स्टैंडर्ड। तो अभी हम स्टैंडर्ड के सॉल्यूशन करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन, ओके। और ये जो सॉल्यूशंस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इजी और शॉर्ट होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यू ग्रुप में है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पूरा सॉल्यूशन करेंगे बेस्ट तरीके से, डिटेल में भी करेंगे और उसको देखेंगे कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेट आपको क्या मिलेगा, 90 मिनट मिलेगा। तो आपको जल्दी जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने को आंसर देना है। तो ये नहीं कि आप पूरा उसको डिटेल करो फिर जाके उसको आंसर टिक करो। जितना हो सके हम वर्बली भी सोल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या इसका शॉर्ट मेथड हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अपने पास कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ सॉल्व कीजिए, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं उसका बाद में बता दूंगा, ओके। तो अभी हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड के सॉल्यूशन। वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितने भी अपडेट्स हैं मैं वहाँ पे देता रहता हूँ, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपका देखिए क्वेश्चन तो मेरे सामने है, तो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ओके। तो आप अपना जो क्वेश्चन है पीडीएफ के रूप में देख सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है सेक्शन 1 का, तो आपको बता दूँ सबसे पहले कि आपकी जो टाइमिंग कितनी होती है, 90 मिनट, ओके। और जो एक सब्जेक्ट है वो आपका 40 मार्क्स का है, ओके। और यहाँ पे 3 पार्ट में आपके जो क्वेश्चन पेपर है, सैम्पल पेपर है, वो डिवाइडेड है ABC। ए पार्ट में 20 क्वेश्चन है, इसमें से हमें 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो जो सेक्शन ए है मैथ का स्टैंडर्ड जो पेपर है अपना, उसका जो सेक्शन ए है उसमें हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। तो हमसे लीस्ट कंपोजिट और लीस्ट प्राइम नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो पूछा हुआ है। सबसे पहले कंपोजिट और प्राइम क्या होते हैं, तो देखिए कंपोजिट नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 4 8। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो 8 को क्या बोलेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। और प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि 3, इसके फैक्टर्स कितने हैं, 1 और 3 होते हैं। तो इसका मतलब इसके पास 2 फैक्टर्स हैं। तो जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट, और जिसके पास 2 फैक्टर्स होते हैं उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो सबसे लीस्ट की बात करें अगर हम, है ना, सबसे लीस्ट की बात करें, सबसे छोटा कंपोजिट कौन सा है, 4। क्यों बताता हूँ अभी। और सबसे लीस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो ये क्या अपने पास 2। अब ये कैसे है, देखो 1 2 3 4। एक के कितने फैक्टर होते हैं, एक का 1 फैक्टर होता है। 2 के कितने फैक्टर हैं, 2 के 2 फैक्टर है, 1 और 2। 3 के कितने फैक्टर हैं, 3 के भी 2 फैक्टर हैं। 4 के कितने फैक्टर हैं, 4 के 3 फैक्टर हैं। फैक्टर को ऐसे समझो कि किसकी टेबल में आ रहे हैं, है ना। तो सबसे छोटा ऐसा नंबर बताओ जिसके 3 फैक्टर बन रहे हैं, तो 4 है ना वो, इसलिए लीस्ट कंपोजिट क्या है, 4। और सबसे छोटा प्राइम नंबर बताना है, मतलब जिसके 2 फैक्टर होते हैं, तो कौन है वो, 2। तो इसके होते हैं 2 से ज़्यादा फैक्टर और इसके होते हैं 2 फैक्टर। तो यहाँ पे 4 और 2 हमारा क्या है, लीस्ट कंपोजिट लीस्ट प्राइम। अब यही 4 और 2 का हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए 4 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 × 2, और 2 का फैक्टर क्या बनेगा, 2। तो जब मैं एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम क्या आएगा इसका, मैक्सिमम कितनी बार है यहाँ पे। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे हमने 8 ले लिया, 8 क्या है, 2 × 2 × 2, ठीक है, ये ध्यान रखना। और मैंने एक 18 ले लिया, 18 क्या बनता है, 2 दिया 6, 6 दिया 18, है ना, ऐसे ही फैक्टर बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम निकालूंगा ना 8 और 18 का, तो एलसीएम में क्या कंसीडर किया जाता है कि कोई नंबर अगर दोनों में आ रहा है तो मैक्सिमम टाइम किस में आ रहा है या कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर 1 बार है, 2 यहाँ पर 3 बार है। तो जब हम एलसीएम लिखेंगे ना, जब एलसीएम निकालेंगे तो जो ज़्यादा बार है उसको लेंगे। 2 यहाँ पर 1 बार है, 2 यहाँ पर 3 बार है, तो हम 3 बार को लेंगे, 3 बार वाले 2 को लेंगे, ठीक है। ऐसे ही मान लो यहाँ पे 3 2 बार दे रखा है, लेकिन इसमें तो 3 है ही नहीं, फिर तो आपको 3 2 बार लेना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, जैसे मान लो फैक्टर इसको मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैं 1 और 3 कर दिया और इसको मैंने कर दिया 24, ओके। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, दोनों में 2 आ रहा है, दोनों में 3 आ रहा है। तो इसका मतलब एलसीएम कैसे निकालोगे, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन मैक्सिमम टाइम कहाँ पर है, मैक्सिमम टाइम यहाँ पर है। कितनी बार है, 3 बार, तो आप 3 बार लिखोगे, ठीक है। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। मैक्सिमम टाइम कहाँ पर है, मैक्सिमम टाइम यहाँ पर है। 3 यहाँ पे 2 बार है, 3 यहाँ पे 1 बार है, तो आप कौन सा 3 लोगे, इन वाले 3 को लोगे, मतलब इन दोनों 3 को लोगे। ये होता है एलसीएम का तरीका, ठीक है। और अगर ये समझ में ना आए तो एक और तरीका होता है, क्या शॉर्ट तरीका थोड़ा, 24 और 18 बोले ना, तो 24 और 18 का एलसीएम निकालोगे। एक तरीका क्या है, आप इससे कर लो, 3 8 24, किससे जा रहे हैं, 2 से जा रहा है, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 9 18। 3 से करोगे, 3 4 12, 3 3 9, है ना। फिर आपको जब 3 से करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 से करोगे 2 दूनी 4, फिर 2 से करोगे 2 1 2, 2 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनना है, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। तो एलसीएम कितना आएगा, 72। अब यहाँ देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72। तो यहाँ पे भी एलसीएम कितना आ रहा है, 72। तो एलसीएम लेने का ये तरीका याद रखना, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे देखो, यहाँ पर 2, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 2 दूनी 4, क्योंकि 2 यहाँ पे मैक्सिमम टाइम है। और एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे 2। क्वेश्चन क्या था, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालो। तो ये 4 है और ये 2 है, ठीक है।
तो 4 और 2 का रेशो कितना आता है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना है, आंसर है 2:1, ऑप्शन नंबर बी। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है देखिए, तो उसे बोला हुआ है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स, यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखा है और बोला है दोनों जो इक्वेशन है ग्राफिकली कॉन्साइड बन रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये थर्ड चैप्टर का है। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक लिखा है 5x 7y इज इक्वल 3 और एक है 15x 21y इज इक्वल k, ओके। और ये जो ग्राफ बन रहा है इनका कैसा है, कॉन्साइड। अभी होते क्या है, तो देखिए थर्ड चैप्टर में 5x 7y 3 और 15 21 k, ओके। थर्ड चैप्टर में आपको एक टेबल दिखेगा, ठीक है। वो टेबल दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, ये जो टेबल है ना, इस टेबल में क्या बताया गया है, जब भी कभी 2 इक्वेशन होते हैं और उन दोनों इक्वेशन का ग्राफ अगर इंटरसेक्टिंग लाइन बन रहा है, ठीक है, तो उनका अगर रेशो कंपेयर करें हम, तो उनकी इक्वेशन कितनी, जो रेशो होता है वो क्या होता है, a1 a2 इज़ नॉट इक्वल b1 b2। सेम यहाँ पे अगर 2 इक्वेशन है और अगर उनका जो ग्राफ है वो कॉन्साइड बन रहा है, कॉन्सिडेंट बन रहा है, तो उनके जो रेशोज होते हैं तीनों आपस में बराबर होते हैं, a b c। ये क्या होता है समझाता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इक्वेशन है, x वाली टर्म के आगे जो कॉफिशेंट होता है इसको a बोलते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो x वाली टर्म के आगे कॉफिशेंट इसको क्या बोलेंगे, a। अब दो बार a तो हो नहीं सकते हैं, तो एक को a1 बोलते हैं, एक को a2 बोलते हैं। तो a1 कितना है 5 और a2 कितना है 15। ऐसे b1 कितना है 7 और b2 कितना है 21। b बोलते हैं y वाले कॉफिशेंट को, और c बोलते हैं जो अब बच जाए, जिसके पास x और y नहीं होता, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट नंबर। तो c कौन है यहाँ पे, 3 और k। लेकिन यहाँ पे जब भी हम c निकालते हैं ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमेशा जो कांस्टेंट नंबर्स होंगे वो इस तरफ होने चाहिए, x और y की तरफ, क्योंकि जो जनरल फॉर्म होती है हमारी वो ये होती है ax + by + c इज इक्वल 0। तो जो कांस्टेंट नंबर है वो x और y के साथ होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम इसको देखें तो 3 जब इस तरफ आएगा क्या बन जाएगा, -3, और जब k इस तरफ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, -k, ओके। तो देखो कॉन्स्टेंट में क्या होता है, कॉन्स्टेंट में a1 a2 इज इक्वल b1 b2 इज इक्वल c1 c2, ये होता है ना। और मैंने आपको 3 कंडीशन बोली, एक कंडीशन में जिसमें इंटरसेक्ट लाइन बनती है ग्राफिकल में, तो उनका रेशियो क्या होता है, a1 a2 b1 b2 इज़ नॉट इक्वल। और एक कंडीशन जिसमें जो ग्राफ बनता है कॉन्स्टेंट बनता है, उसमें कंडीशन क्या होती है, तीनों इक्वल होते हैं। एक लास्ट कंडीशन जिसमें a और b तो बराबर होते हैं, लेकिन जो c का रेशो होता है वो बराबर नहीं होता। इसमें जो ग्राफ बनता है आपका वो होता है पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये थर्ड चैप्टर की कुछ बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ अगर मैं बना रहा हूँ तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा कि दोनों लाइनें आपस में कहीं इंटरसेक्ट कर रही हुई। ये क्या है आपका, ये ऐसा है जिसमें पैरेलल लाइंस बन रही है। पैरेलल लाइंस का मतलब दोनों लाइनें क्या होंगी, आपस में एक दूसरे के समांतर होंगी, समान दूरी पे होंगी। और कॉन्सिडेंट में क्या होता है, कॉन्सिडेंट में जो ग्राफ होता है इसमें एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बनती है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बनती है, इसको बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइंस, ठीक है। तो अपना जो क्वेश्चन है वो कॉन्सिडेंट लाइंस वाला है। तो ये अपना जो वो लेंगे कंडीशन लेंगे, वो कौन सा लेंगे, जिसमें तीनों बराबर होते हैं रेशो। तो इसमें हमें वैल्यू पुट करके के का मान निकालना है। तो ये थी इसकी पूरी थ्योरी, जो आपको जब चैप्टर कराऊंगा तो अच्छी तरह याद रहेगा। ओके चलो करते हैं। a1 कितना है, a1 5, a2 15, b1 7 है और b2 कितना है, b2 21 है। c1 कितना लोगे, -3 नहीं -3, और c2 कितना है -k। अब किसी भी दो संख्या को ले लो, किसी भी दो रेशो को ले लो, जैसे मान लो मैंने इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को लोगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो ये क्या है 5/15 और ये क्या है -3/-k। माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 से 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे k एकम k और 3 तिया 9, तो k का आंसर कितना है 9। तो जो भी मैंने बातें बोली है ना, ये सब तो अपने माइंड में रखना है। और मेनली आपको शॉर्ट में कैसे करना है, आपको ये तो याद ही होगा कि हाँ भाई कॉन्स्टेंट की ये सिचुएशन है, आपको डायरेक्टली बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। जो मैंने बातें बोली वो डिटेल के लिए था कि हाँ ये सब बातें तो उसकी थ्योरी थी। अब चलो आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में क्या बोला हुआ यहाँ पे, अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या बोला हुआ है, गर्ल है, पहले बात तो डायरेक्शन कैसे बनता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो एक लड़की ईस्ट की तरफ 200 मीटर चल रही है, ओके। तो मान लो ये चल रही है 200 मीटर, यहाँ पहुँच गई। और फिर बोला हुआ है कि वो नॉर्थ की तरफ 150 मीटर चलती है, नॉर्थ ऊपर है तो ऊपर सीधा यहाँ क्या चलेंगे 150 मीटर। अब पूछा हुआ है कि जो लड़की की पोजीशन है ना अभी जहाँ वो खड़ी है और जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, इनके बीच में दूरी बताओ। तो हमें क्या निकालना है, ये पोर्शन निकालना है। मान लो मैंने इसको एक्स बोल दिया, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले इसके लिए आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। अब ट्रिपलेट क्या होता है समझाता हूँ भाई। देखो एक होता है परपेंडिकुलर, वो जानते हो ना पाइथागोरस। पाइथागोरस में एक ट्राइंगल है, पाइथागोरस क्या बोलता है, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम करोगे तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। तो ऐसे एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं बेस 3 ले रहा हूँ और परपेंडिकुलर 4 ले रहा हूँ तो आपका हाइपोटेनस 5 निकलेगा। करके देख लो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25,
25 का जब रूट करोगे तो कितना आएगा 5, है ना। तो इसका मतलब 3 4 का क्या होता है 5 होता है। ऐसे कुछ ट्रिपलेट्स को याद रखो इंपॉर्टेंट। कौन कौन से कुछ हैं 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41, ठीक है। ऐसे ही 12 35 37 और यहाँ पे 20 21 29, है ना। और इतनी ना, एक 11 वाला 11 60 61, 11 60 61, हाँ ओके। तो कम से कम इतनी ट्रिपलेट। और एक और था 8 7 और 8 8 15 17, एक और है 8 15 17, ठीक है। तो इतनी ट्रिपलेट्स तो आपको याद रखनी है। ये क्या करेगा, ये आपको जल्दी से क्वेश्चन करने में मदद करेगा। कैसे, देखो यहाँ पे क्या है 200 है, ये 150 है ना। 200 कैसे बना होगा, 200 कैसे बना होगा, इसको मैं जरा यहाँ लिख देता हूँ, शॉर्ट में कर रहे हैं हम। अच्छा, इसका डिटेल करोगे, कैसे करोगे, डिटेल करने के लिए आप देखो ये क्या है 90 डिग्री सीधे चलेगी वो। तो डिटेल अगर करोगे तो 200 का स्क्वायर प्लस में 150 का स्क्वायर बराबर में x का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन मैं डिटेल नहीं करने वाला, मुझे पता है ट्रिपलेट याद है, तो मैं शॉर्ट में करूँगा। कैसे, देखो 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 200 को मैं लिख सकता हूँ कैसे, पहले इसको ना एक बार वो कर लो, जितना डिवाइड हो सकता है इसको डिवाइड कर दो। जैसे मान लो मैं 50 से काट रहा हूँ, 50 चौके 100, 50 दिया 150, तो क्या मैं 200 को 4 लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने। और 200 को 150 को 3, मतलब 200 को लिखा है 4 गुणा में 50 और 150 को लिखा है 3 गुणा में 50, है ना। मुझे पता है 3 4 का क्या आता है, 3 4 का 5 आता है, तो यहाँ 5 लिख दूंगा। सब में 50 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें भी क्या होगा 50 से मल्टीप्लाई, और 50 पंजे कितना होता है 250। इसका मतलब आपका आंसर क्या है 250। आपके पास ऑप्शन है 350 250, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो डायरेक्ट एकदम शॉर्ट में करेंगे। कैसे किया मैंने, देखो ये 200 है 150 है, तो एक बार मतलब मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे 3 4 5 लग रहा है, वो ऐसे पता चला, अगर मैं 1 0 से 1 0 काट दूँ तो 15 और 20 दिख रहा है, 5 के पहाड़े से काट दूँ तो 5 या 15, 5 और 20 दिख रहा है ना ट्रिपलेट। तो देखने से पता चल जाएगा कि हाँ भाई 3 4 का 5 होता है। और जो आपने काटा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 काटा है 0 लगा दो, 5 के पहाड़े से काटा है 5 के पहाड़े से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना जाएगा 250, ठीक है। तो ये आपका है थर्ड क्वेश्चन, ट्रिपलेट याद कर लेना। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 24 एंड 32 सेंटीमीटर। तो एक रोम्बस दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, रोम्बस कैसा बनता है, इस शेप का, जिसमें चारों साइड बराबर होती है, ठीक है। तो ये मान लो रोम्बस है, इसके जो डायगोनल है वो कितने हैं अपने 24 और 32। तो बड़े वाले को मैं क्या ले लूँगा 32 और छोटे वाले को 24, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि ये क्या करते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये 24 है तो इसको क्या बोलेंगे 12 12, और अगर ये 32 है तो इसको क्या बोलेंगे 16 16, ओके। और ये जो बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पे क्या बनता है 90 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर भी बनाते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे को आधा आधा काटते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 24 32 दे रखा है, और ऑप्शन क्या, और हमसे पूछा क्या है लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, मतलब हाइट निकालना है। अब एक बात बताओ, देखो तो अगर मैं इसमें हाइट ड्रॉ करूँ रोम्बस में, तो हाइट क्या होता है टॉप से लेकर बेस तक एक सीधी लाइन। तो ABCDE हमें क्या निकालना है, ए ही निकालना है। अब कैसे करेंगे इसको शॉर्ट में, देखो यहाँ पे क्या बन रही है 90 डिग्री, पाइथागोरस लगा सकता हूँ मैं इसमें, पाइथागोरस इसको अगर मैं सही से बनाऊँ ऐसे बनेगा, ये 90 है, ये 12, ये 16, ठीक है ना। यहाँ पे 90 है और ये 16 12 दे रखा है, और ये क्या है 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, तो 90 के सामने क्या है हाइपोटेनस, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं हाइपोटेनस निकालेंगे, मतलब यहाँ पे हम साइड निकालेंगे, जो कि अपना साइड है, और साइड क्या है यहाँ पे हाइपोटेनस। तो सेम वही ट्रिपलेट 4 4 16 4 3 12, है ना। तो 3 4 का क्या आता है 5, 4 से काटा है, कहने मतलब 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा 4, 12 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 4। तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइड कितना आ जाएगा 20। तो साइड कितना दे रखा है हमें 20, समझ आया। अब एक बात बताओ, देखो यहाँ पे मुझे पता है कि अगर मैं रोम्बस का एरिया निकालता हूँ तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, रोम्बस का होता है हाफ इंटू में डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2, हाफ। अब यहाँ देखो डायगोनल 1 कितना दे रखा है 24 और डायगोनल 2 कितना है 32। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा एक यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स का शेप बन रहा है। जब मैं रोम्बस बनाता हूँ, रोम्बस बनाने पर, ठीक है, रोम्बस में क्या होता है कि ये आपस में पैरेलल भी होते हैं, सीधी सीधी लाइनें होती हैं, आपस में पैरेलल भी होती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं पैरेललोग्राम का भी एक वो लगा सकता हूँ, यहाँ पे फॉर्म लगा सकता हूँ, बेस इंटू हाइट। चलो इजी बता दो थोड़ा सा, देखो तो अभी मैं क्या निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, पहले मैं इजी समझाता हूँ। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, तो एरिया कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, ये मैं काट नहीं रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इसका एक डायगोनल बनाऊंगा, एक डायगोनल बनाने से होता क्या है कि ये 2 ट्राइंगल के रूप में बढ़ जाता है, और दोनों ट्राइंगल क्या होता है आपस में इक्वल होते हैं। तो ये जो पूरा है इस पूरे एरिया है, ये पूरा इसका एरिया है। और अगर मैं इसको हाफ कर दूँ, मतलब इसको भी अगर मैं आधा कर दूँ, तो ये एक ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ A D और C, ये क्या अपना ADC, ABCD का एरिया कितना है, ढंग समझना,
ABCD का एरिया कितना है, ये तो हमने फॉर्मूले से निकाल लिया, एरिया ऑफ रोम्बस। ABCD क्या है, रोम्बस, और रोम्बस का फॉर्मूला क्या है, ये हाफ इंटू D1 D2। तो यहाँ पे मैंने रोम्बस का फॉर्मूला लगाकर जो ABCD का एरिया है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है मेरा इतना, ओके। लेकिन मुझे पूरे का नहीं चाहिए, मुझे एक ये जो आधा पार्ट बन रहा है ना, ट्राइंगल की शेप में जो आधा पार्ट है इसका चाहिए। तो यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक डायगोनल पूरे रोम्बस को 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है, तो जो एरिया होगा वो भी 2 इक्वल पार्ट में बटेगा। तो जो भी आपका एरिया आ रहा है पूरे रोम्बस का, ये आ रहा है, इसको भी आधा कर दो। जब आधा करोगे, आधे का मतलब क्या होता है, ये है रोम्बस का एरिया, इस रोम्बस के एरिया को मैंने क्या करा, आधे से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी आधा हो गया। अभी आधा हो गया तो मैं क्या कर लूँगा, इसको ले लूँगा इस ट्राइंगल को, ये इसका एरिया आ गया, और ये कौन है, ADC। तो यहाँ पे कौन आ गया, एरिया ADC। और ADC क्या बन रहा है, ADC एक ट्राइंगल बन रहा है ना। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, चाहे कोई सा भी ट्राइंगल हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये जो एरिया है ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बेस क्या है, इस वाले में देखो बेस क्या अपना CD, और CD कितना निकला है 20। हाइट, हाइट क्या है, हाइट यहाँ देखो AE, हमें क्या निकालना है, हाइट ही निकालना है। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो इसके बराबर है, तो बस अब सोल्व कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, देखो हाफ 20 AE इज इक्वल हाफ इंटू में पूरा। मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि बाद में जाके काटना तो है ही, मल्टीप्लाई करना ही है, तो अभी से करके डबल डबल मल्टीप्लाई क्यों करूँ मैं, है ना, टाइम क्यों वेस्ट करूँ। तो देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, 20 इंटू में AE बचा, और यहाँ क्या है हाफ 24 और 32। जब इसको काटूंगा कितना आएगा 16, सामने सामने कर सकते हैं, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, ठीक है। तो 5 गुणा में AE 24 चौक 96, 5 गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग काटो, 5 एकम 5, 40 को दिया 46, है ना, 5 में 45, 1 बचा, 5 दूनी 10 पॉइंट लेने पर। तो 19.2 सेंटीमीटर ये क्या है, इसका रोम्बस का हाइट है। ढंग समझना मैंने कैसे किया मैंने पहले रोम्बस का एरिया निकाल लिया, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 डायगोनल 2, ये दिया हुआ था मैं, ठीक है। तो रोम्बस का एरिया कितना है अपने पास, ये पूरा एरिया है रोम्बस का। अब मैंने क्या बोला, जो डायगोनल्स है वो रोम्बस को 2 इक्वल ट्राइंगल में बांटते हैं, तो अगर मैं इसको आधा कर दूँ तो एक ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। इसको मैंने आधा कर दिया, एक ट्राइंगल का एरिया आ गया, कहाँ है, ये रहा, ठीक है। अब कोई भी ट्राइंगल उसमें फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मैंने लगाया, ये भी ट्राइंगल का एरिया, ये भी ट्राइंगल का एरिया, दोनों एरिया को बराबर रख दिया और सॉल्व कर दिया, यहाँ से मेरा AE आ गया, ठीक है। करा मैं डिटेल में, ये बाकी चीज़ें जब आप फास्ट करोगे, करें मतलब थोड़ा वर्बली करोगे, ये तो मैं दिखा के किया तुम्हें, तो जल्दी हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट 1 हेड। तो 2 कॉइन को एक बार उछाला जाता है, और बोला यहाँ पर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखिए प्रोबेबिलिटी में होता ये है कि जब भी हम किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम, मतलब जो निकाला गया, जो पूछा गया है उसका टोटल ऊपर आता है, और पूरे एक्सपेरिमेंट का टोटल कहाँ आता है, नीचे। तो ये है प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ देखो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहली बात कि अपना टोटल आउटकम क्या बनेगा, जब भी हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम क्या क्या होते हैं, या तो हेड हेड आएगा, हेड टेल, या फिर टेल हेड, या फिर टेल टेल। और हमें बोला क्या है कि मोस्ट 1 हेड, मोस्ट 1 हेड का मतलब ये हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, 0 हो सकता है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक हो, 2 ना हो। तो यहाँ पे देखो इसमें भी एक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भी एक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मैंने क्या बोला, ज़्यादा से ज़्यादा एक, कम से कम नहीं बताया, ज़्यादा से ज़्यादा एक मतलब कम से कम 0 भी हो सकता है, तो इसको भी कंसिडर करेंगे। तो अपने फेवरेबल कितने हो गए 3, और टोटल कितने 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी मोस्ट 1 हेड की 3/4, ठीक है। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 5 में A, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में क्या बोला हुआ है कि 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर दे रखे हैं, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं, ठीक है, दोनों फर्क होता है। तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर दे रखे हैं, AM PN उसके एल्टीट्यूड है। तो एक ट्राइंगल है आपके पास ABC और एक है PQR, तो ABC और PQR ये आपके पास 2 ट्राइंगल है, ये हमने बना दिया, ठीक है, ABC PQR। और यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि AM PN, ठीक है, ये अपना एल्टीट्यूड है। तो क्या यहाँ पे कंसेप्ट क्या लग रहा है, देखो कंसेप्ट ये है कि जब भी कभी 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड का रेशो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, और उनका जो एल्टीट्यूड होता है ना वो भी साथ में बराबर होता है, उनका भी रेशो क्या होता है आपस में बराबर होता है, ठीक है। थ्योरम ही है, बताऊंगा जब 6 चैप्टर कराऊंगा। तो इसके लिए देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड का रेशो होगा AB/PQ, AC PR, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि अगर आप इसका बेस ले रहे हो तो इसका भी बेस लोगे, ठीक है, BC/QR, ये सब इक्वल होंगे, ठीक है। और क्या इक्वल होते हैं, इनके एल्टीट्यूड्स भी इनके साइड के इक्वल होते हैं, इसका मतलब AM इज इक्वल PN, ठीक है। तो इसका मतलब साइड का रेशो, साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो और एल्टीट्यूड का रेशो मतलब हाइट का रेशो दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है।
तो यहाँ में गिवन क्या है, गिवन ये है ए बी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर कितना रखा है 4:9, ये हमें चीज़ बोली हुई है, ठीक है। और निकालना क्या हमें ए एम और पी एन। एक बार बताओ, देखो ये रेशो क्या रखा है, ए बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर और कितना बोला है 4:9। अब ये स्क्वायर दोनों पर है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, है ना। और ये जो स्क्वायर है जब इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो इसको हटाकर मैं यहाँ रूट लगा सकता हूँ। तो आंसर कितना आएगा आपके पास 2/3। तो ए बी और पी क्यू का आंसर कितना आ रहा है 2/3। यहाँ देखो ए बी और पी क्यू, इसका आंसर क्या है 2/3। और निकालना क्या है ए एम पी एन, ये रहा ए एम पी एन, सब बराबर है तो मैंने इन दोनों को ले लिया। तो ए बी पी क्यू बराबर ए एम पी एन। तो यहाँ पे कितना है 2/3, तो ये हो जाएगा अपना 2/3। तो ए एम पी एन का रेशो कितना आएगा, ए एम पी एन का रेशो भी कितना आएगा 2/3। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, आंसर है आपका डी 2:3। अंडरस्टूड। तो ये इसका कंसेप्ट है और बाकी तो बस कंसेप्ट लगाओ, आंसर पाओ। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हमें बीटा का वैल्यू निकालना है, बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो आपको फॉर्मूला पता है, आइडेंटिटी है ये मैं करा रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा के रूप में क्या है, यहाँ पे बीटा है, थीटा के रूप में यहाँ पे क्या है बीटा इज इक्वल 1। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर की वैल्यू लिखूँ तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, है ना। कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसका मतलब यहाँ पर जब मैं वैल्यू पुट करूँगा, ये सब माइंड में करना है आपको कि हाँ यहाँ मैंने माइंड में मैंने क्या करा यहाँ पर, जब मैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिखूँगा, ठीक है, तो ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा। मैंने देखो पहले तो वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, है ना। चलो मैं एक लाइन लिख के दिखाता हूँ, नहीं समझ में नहीं आएगा। 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस और माइनस, 1 तो वैसे ही रहेगा, जब 1 आएगा तो यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो आपका कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये 2 बार साइन स्क्वायर बीटा और 1 बार साइन स्क्वायर बीटा, तो टोटल कितने बार हो गए 3 बार। 3 बार क्या आ गया यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा। माइनस का 1 जब इस तरफ जाएगा क्या बन जाएगा, प्लस का 1, ये भी 3 और यहाँ भी है 3, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे कितना बचेगा 1। अब साइन में 1 कहाँ आता है, चलो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा रूट बन जाएगा, है ना। स्क्वायर को भी जाते हैं, स्क्वायर इस तरफ जाएगा क्या बन जाएगा रूट, और 1 का रूट क्या निकलता है 1। अब एक बात बताओ 1 की वैल्यू कब होती है, तो 1 की वैल्यू होती है साइन 90 पे। साइन 90 पे जो 1 होता है, मतलब साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो 1 की जगह पे मैं साइन 90 ले सकता हूँ। इसका मतलब जब हम कंपेयर करेंगे तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा की वैल्यू 90 आ जाएगी। यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये सब आपको माइंड में करना है, ठीक है। इसको चाहो तो आप एक्स मान के भी सोल्व कर सकते हो जल्दी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला हुआ यहाँ पे, प्राइम फैक्टर निकालना है हमें डेनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सप्रेशन 44.123। तो यहाँ पे हमें 44.123 एक नंबर दे रखा है, बोला है इसके डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालो, ठीक है। अब ये क्या एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर मतलब जिसको हम बट्टे में दिखा सकते हैं, p/q में दिखा सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो कैसे लिखेंगे, पॉइंट का 1 आ गया और 3 नंबर का 3 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा p/q के रूप में मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ये क्या है एक रैशनल नंबर। बोला क्या हुआ है हमें कि इसके डेनोमिनेटर जो है ना, इसका प्राइम फैक्टर निकालो। तो एक बात बताओ, जब भी कभी भी कोई रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर जो टर्मिनेट होता है, टर्मिनेट मतलब जो पूरा कट जाता है, तो कब करता है, जब उसके बट्टे में कोई 10 के मल्टीपल बन रहे हो, है ना। देखो ये भी 10 का मल्टीपल है, 10 का अगर मैं 10 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा 1000 आएगा। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ ये समझ लो कि कभी भी प्राइम नंबर और कभी भी रैशनल नंबर जो टर्मिनेट होते हैं, जो पूरा कट जाते हैं, वो हमेशा 10 के मल्टीपल में होते हैं, ठीक है। और 10 के मल्टीपल की बात करूँ तो हमेशा 10 का फैक्टर 10 कैसे बनता है, 2 और 5 से बनता है ना। 10 बनाने के लिए 2 और 5 ही होता है, उसमें कभी भी 3 नहीं आ सकता। 10 बनाने में कभी भी 3 नहीं आ सकता। इसका मतलब आपका ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे कट गया, तो आपका आंसर क्या है सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ये चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन था। 9th क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, एक्स की वैल्यू ए दे रखी है और वाई की वैल्यू बी दे रखी है और ये लाइन है, ओके ये लाइन है। तो हमसे पूछा हुआ है कि बताओ ये इंटरसेक्टिंग है ना, मतलब ऑप्शन दे रखे हैं, क्या ये इंटरसेक्टिंग है, क्या ये पैरेलल्स हैं, या फिर ये ओवरलैपिंग मतलब आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, या फिर इसमें से कोई नहीं। ये आपके 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको हम, देखिए सबसे पहले बात, जैसे मैंने एक आपको कोऑर्डिनेट दिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या है 4 x 4 है और y 0 है, और एक कोऑर्डिनेट दिया जिसमें x 0 है और y 4 है। तो आप इसको ग्राफ पे कैसे दिखाओगे, जब आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है। 4 और 0 है, x 4 है, मान लो यहाँ पे x 4 है और y 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो x 4 और y 0 ये कहाँ पे मिलेंगे, आपस में यहीं पे मिलेंगे, है ना। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसे
समझ आ रहा है। और जो आपका 0 देखो आपकी बार x कौन है, x 0 है और y 4 है, तो इसका जो ग्राफ वो कैसे बनेगा, ऐसे ही जहाँ मैंने 4 बोला ना उसको a समझ लो, x a दे रखा है तो y कितना होगा, जब ग्राफ बनाओगे लाइन बनाओगे तो y कितना होगा 0, तो x बराबर a का जो ग्राफ होता है कैसे बनता है वर्टिकल, और y बराबर b इसका जो ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे a समझ लो, ठीक है। तो जब भी लाइन बनाते हैं वहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट जरूरत पड़ती है हमें, तो यहाँ पर अगर x बराबर a है इसका मतलब x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू नहीं दे रखी, तो आपका ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा वर्टिकल, और y बराबर b का ग्राफ कैसे बनेगा हॉरिजॉन्टल। तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या कर रही हैं, कट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कट रही है ना, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है a, ठीक है। तो जो चीज़ गिवन नहीं होती है उसको छोड़ दो, जैसे y गिवन नहीं है ना, x तो गिवन है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू a है, तो ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 में कहा गया है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a -5, 6 मतलब कोऑर्डिनेट दे रखा है, जैसे हमने क्या करा एक लाइन ले लिया, ठीक है, ये a पॉइंट है। पहले बात यहाँ पे ओरिजिन की बात करेंगे, तो थोड़ा सा हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ग्राफ ले लिया ओरिजिन, ये आपको बनाना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन, इस पे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0 है ना, और जो a पॉइंट बोला हुआ है वो है -5 और 6, तो -5 और 6 मतलब ऐसे लिखा हुआ है, x है -5, मान लो यहाँ पे -5 है और y कितना है 6, तो ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिख रहा है -5 और 6, ठीक है। एज्यूम कर लो कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, तो हमने यहाँ पे क्या करा कि दोनों कोऑर्डिनेट्स को शो कर दिया, ये आपको बना के दिखाना नहीं है, समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो हमसे बोला हुआ है कि जो ओरिजिन है और पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है इनके बीच में दूरी बताओ, इनके बीच में दूरी बताओ। तो सिंपल अगर मैं इसको बनाऊँ, जैसे मान लो इसको मैंने ओ बोल दिया, अगर मैं इसको बनाऊँ तो ए पॉइंट कितना दे रखा है हमें, ए पॉइंट दे रखा है -5 और 6 है ना, और जो अपना ओ पॉइंट है वो है अपना 0 0। तो यहाँ से हमको क्या पूछा हुआ है कि इनका डिस्टेंस बताओ, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका चैप्टर 7 का क्वेश्चन है। चैप्टर 7 में यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है हमेशा डिस्टेंस निकालना होता है किसी भी दो बिंदु के बीच में, तो हम क्या करते हैं x1 माइनस में x2 माइनस में x1, वैसे फर्क नहीं पड़ता 1 लो या 2 लो, क्योंकि वो स्क्वायर बन के उसका साइन होता है प्लस में आता है, y2 माइनस में y1। अब देखो x2 और x1 ये है क्या चीज़, सिंपल है, जब भी कभी कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोऑर्डिनेट में पहला x होता है दूसरा y होता है, तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट है, तो इसको हम बोल देंगे x1 और इसको कह देंगे x2, इसको हम कह देंगे y1 और इसको कह देंगे y2, ठीक है। तो 0 माइनस देखो x2 ये x2 कितना है 0 और x1 कितना है -5, और बीच में भी क्या है माइनस, ठीक है, तो दो बार माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस। ऐसी y2 क्या है 0, y1 कितना है, y1 अपना 6, और जब यहाँ पे स्क्वायर करोगे 0 में से 6 गया -6 का स्क्वायर क्या होगा, -6 का स्क्वायर कितना होता है +36, माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ क्या है 5 + 0 कितना आएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, ऊपर क्या है रूट, इसको ऐड करोगे 6 5 11 3 2 5 6 61, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी क्या है आपका √61, ठीक है। तो ये आपको बस फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले को रफली पुट करना है। मैं तो आपको पूरा डिटेल दिखा के शो कर रहा हूँ पूरा, ठीक है। तो पूरा मुझे दिखा करना पड़ रहा है कि हाँ ये मैंने यहाँ पुट किया, इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लग गया, लेकिन नहीं, जब आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप बस माइंड में करोगे। कैसे माइंड में करोगे मुझे पता है, देखो x2 - x1 होता है, तो हम क्या करेंगे 0 माइनस ये, तो कितना देगा 0 माइनस प्लस 5 0 5 5 5 का स्क्वायर, ऐसे यहाँ करूँगा 0 -6 तो -6 -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और ये 25 25 जोड़ो तो कितना होगा 61, ऊपर क्या होता है रूट, तो ये हो गया आंसर। ये रफली करने का चीज़ है, ठीक है। वहाँ पे ये था ना कि आप पूरा डिटेल करके आओगे, तो आपको अपने माइंड में करना जाते हैं, जब फॉर्मूले याद होंगे तो आप अपने माइंड में कर ही लोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 हुआ है कि a² = 23/25, और फिर पूछा हुआ है a क्या है वो बताइए, और नीचे 4 ऑप्शन दे रखा है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 11, ओके। तो देखो a कैसे निकालेंगे, स्क्वायर जब इस तरफ जाएगा क्या बन जाएगा √23 का रूट क्या होता है √23, 25 से क्या निकलेगा 5, 23 क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए वो √23 ही रहेगा, और 25 का 5 हो जाएगा क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब मुझे पता है यहाँ पे कि जो √23 है ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि जब इसका सॉल्व करोगे ना तो इसके जो डेसिमल एक्सप्रेशन होंगे वो टर्मिनेट नहीं होंगे, ये आते जाएगा। जैसे √2 होता है ना, √2 की जब वैल्यू निकालते हैं 1.414 ऐसे चलती जाती है, √3 की वैल्यू निकालते हैं 1.73 ऐसे ही वो चलती जाती है, टर्मिनेट नहीं होती। ऐसे √23 है, इसका मतलब यहाँ पे हमें डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट में नहीं मिल रहा है, पता नहीं चल रहा है कि कितने डेसिमल है पॉइंट के बाद, तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये इर्रेशनल है, ठीक है। इर्रेशनल क्या होता है, जिनको हम p/q में दिखा नहीं सकते, मतलब बट्टे में नहीं शो कर सकते। आप बोलोगे कि यार बट्टे में तो पहले से ही है, लेकिन नहीं, बट्टे का मतलब ये है कि भाई ऊपर एक टर्मिनेटिंग रकम होना चाहिए, नीचे भी एक टर्मिनेटिंग रकम होना चाहिए, मतलब पूरा कटा हुआ, जैसे कि 2/3 ये पूरा नंबर है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लो 0 8 3 ये कट ही नहीं रहा, चलते जा रहे हैं। तो अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ऊपर लिखा हुआ है उसको आप किसी से भी डिवाइड कर लो, किसी से मल्टीप्लाई कर लो, फिर भी वो नॉन टर्मिनेटिंग ही रहता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे इर्रेशनल, ठीक है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसमें जो बाकी हैं, रैशनल क्या होता है? रैशनल होता है जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में मतलब बट्टे में शो कर सकते हैं, जैसे कि 4/5 या फिर 2 क्या बोलते हैं 2/1, ये सब क्या होते हैं? रैशनल। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, ये सब क्या होते हैं? होल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो अपनी नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे क्या होता है हमारा? यहाँ पे 0 1 2 3 ये सब होते हैं, ऐसे चलते जाते हैं। और इधर क्या होता है? -1 -2 -3। तो नंबर लाइन पे आने वाले जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 में बोला हुआ है कि दो नंबर्स है x और 18, इसका एलसीएम 36 है और एचसीएफ 2 है, तो बताओ x की वैल्यू कितनी है? तो ये चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है। चैप्टर फर्स्ट में आपको याद होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यहाँ पे कौन से दो नंबर है? x और 18। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल में एलसीएम इंटू में एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है। दो नंबर का मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ कितना है? 36 और 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो दोनों नंबर के मल्टीपल के बराबर आएगा। 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, सिंपल है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं आपको, मैंने ये फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल में एलसीएम इंटू में एचसीएफ। तो दो नंबर क्या थे? x और 18, इनको मल्टीप्लाई कर दिया और उनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वल रख दिया, तब जाके मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, किसी को अगर वो समझ में नहीं आया तो ये फॉर्मूला था। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 10a बराबर √3 और हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका देखो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही एकदम एक नंबर जैसे ये है। तो क्वेश्चन क्या है अपना? 10a दे रखा है √3 और क्या बोला हुआ है? जो राइट एंगल बन रहा है ना, ABC एक ट्राइंगल है, उस पर राइट एंगल बन रहा है B पे। तो अगर हम देखो तो हमें एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, तो ये हमने बना दिया, और B क्या है? 90। अगर B 90 है तो A और C को कहीं पे भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC में राइट एंगल B है, 10a √3 दे रखा है और बोला इसकी वैल्यू फाइंड करो। आपके ऑप्शन क्या है? -1 0 1 और √3/2, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो फटाक से कैसे आंसर लगाओगे। एक बात बताओ, ये किसका फॉर्मूला होता है? पहले समझ लो ये किसका फॉर्मूला होता है। जरा देखो यहाँ पे देखो, अगर आपको ना चारों फॉर्मूले याद होने चाहिए क्योंकि इसी के बेस पे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मैं वैल्यू पुट करके नहीं करा रहा हूँ, वैल्यू पुट करके जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कॉस है, कॉस सी की वैल्यू निकाल ली, उसको पुट करके फिर हम सोल्व करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसको शॉर्ट में करना हो तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मैंने 4 फॉर्मूले लिखे हैं और जो 4 फॉर्मूले हैं यहाँ पे समझाऊँ, अगर मैं देखो AB के रूप में लिखूँगा तो यहाँ पे सब AB रहेगा। ओके, जब कॉस A+ की बात करते हैं, A+ B की बात करते हैं तो कॉस A cos B प्लस का माइनस बन जाता है, साइन A sin B। जब कॉस A - B की बात करते हैं, ये दोनों एंगल है, कॉस A - B की बात करते हैं तो ऊपर जैसे ही होता है बस माइनस का प्लस बन जाता है। लेकिन साइन A + B की बात करते हैं तो प्लस का माइनस नहीं बनता, जैसे यहाँ पे प्लस का माइनस बन रहा था, यहाँ पे सिंपल होता है साइन A cos B, कॉस A sin B, सब कुछ सेम है, प्लस का प्लस माइनस का माइनस। साइन जो होता है, मतलब देखो साइन में जो चिन्ह है वो सेम रहेगा, लेकिन कॉस में जो चिन्ह है वो बदल जाता है। ठीक है, और आगे के रेशोज भी बदल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँ कि ये चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद होंगे तभी आप इसको बहुत जल्दी से 5-6 सेकंड में आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, 5-6 सेकंड में ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप फटाक से जानते हो उसका आंसर क्या होगा। तो हाँ, अगर आपको जल्दी करना है, टाइम बचाना है तो फॉर्मूले तो दिमाग में होने चाहिए। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूला याद है। ठीक है, और ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ये पहला फॉर्मूला लग रहा है। कैसे पहला लग रहा है? देखो, अगर मैं B की जगह पे C लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। देखो जरा, ये कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है cos A + C। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है cos A + C का फॉर्मूला है ना। तो मान के अभी चल रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है cos A + C का, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? cos A + C। ओके, अब एक बात बताओ, ये खुद 90 का है ना, मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा। ये क्या 90 का है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 तो आएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। अगर ये अकेला 90 है तो इन दोनों को मिला कितना बनेगा? 90। तो A + C क्या बन रहा है? A + C 90 बन रहा है, और आगे क्या है? cos 90 क्या होता है? 0। ओके, तो मैंने 10a की वैल्यू को यूज़ नहीं किया, मैंने बस, मुझे फॉर्मूला याद था, फॉर्मूले के जरिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाया और आंसर तुरंत आ गया। तो क्वेश्चन 14 देखो, ट्राइंगल ABC, ये रहा अपना ट्राइंगल ABC। ये सब बनाना नहीं है, बस समझने के लिए कर रहा हूँ। तो ट्राइंगल ABC है और सबसे बड़ा एंगल क्या है यहाँ पे? सबसे बड़ा एंगल C है। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या पता कि 90 डिग्री बनेगा या नहीं बनेगा, तो मुझे नहीं पता कि कैसा बनेगा। ओके, तो अभी मैं कुछ नहीं बना सकता कैसे बनेगा। तो यहाँ देखो रेशियो क्या देखा है ABC का, ABC कितना है? 1 1 और 2, इतना तो पता है। सबसे बड़ा C है, सबसे बड़ा C है, इसका मतलब C के पास क्या होगा? 2 पोर्शन होगा, है ना। अब एक बात बताओ, तीनों का सम कितना होता है? 180। तो जब मैं इन तीनों एंगल को सम करूँगा तो जब भी रेशियो में होता है हम कुछ वेरिएबल मान लेते हैं, जैसे हमने x मान लिया, तो 2 3 4 इन एंगल को हम सम करेंगे तो कितना आएगा? 4x। और जब x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है? 45। तो a कितना है? ABC की वैल्यू निकालूँ, ये कितना था? 1 1 2, ये कितना है? 45। ये भी कितना है? 45, है ना। मतलब a हमारा क्या है? 45, b क्या है? 45, और c यहाँ पे 2 है, 2 मतलब डबल करना है,
ठीक है, तो आप क्या करोगे 2 90 है ना। यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है 45, तो 45 एकम 45, 45 एकम 45, लेकिन जब इसको करोगे तो 45 दूना 90, तो 45 45 90, तो c क्या है 90। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है कि जो अपना c है वो 90 है और ये दोनों 45 45 है। ठीक है, ये सब की जरूरत नहीं है, बस मैं एंगल समझा रहा हूँ कैसे निकलता है। तो सिंपल जब कभी रेशो दिया होता है आप उसमें कोई भी वेरिएबल मान लीजिए, तो जो भी आपका x की वैल्यू आएगी इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, जो भी आपने माना था, इसको माना था हमने 1x, इसको माना था 1x और ये भी क्या था 2x, वैल्यू पुट कर दोगे, तीनों आपके एंगल्स आ जाएंगे। ओके, जब तीनों एंगल्स आ जाएंगे आप सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा हुआ है, सेक ए, इनकी वैल्यू बोलिए निकालने को, सेक ए कोसेक बी और tan a कॉट बी, tan a कॉट बी। अब देखो यहाँ पे हमें पता सारे एंगल पता चल चुके हैं, a और b क्या आपस में बराबर है, तो यहाँ पर सेक हो जाएगा 45 और कोसेक क्या है 45, tan 45 और कॉट 45। ठीक है, आपको याद है cos 90 माइनस में थीटा क्या होता है साइन, ऐसे ही cosec 90 माइनस में थीटा क्या होता है सेक, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक। तो जब भी कभी ये मैंने आपको 8.3 में समझा रखा है, 8.3 में ही है, जब भी कभी ऊपर नीचे वाले जो रेशो होते हैं एंगल के अगर रेफरेंस दो तो उसमें ये क्या होता है उल्टे होते हैं एक दूसरे के। कैसे, जैसे अगर मैं लिखूँ सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा में क्या होता है कि इसका फॉर्मूला होता है cosec थीटा। ठीक है, तो सेक क्या होता है 90 एंगल पर उसका उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है। ऐसे 10 अगर 90 में से माइनस करेंगे तो उसका उल्टा कॉट आता है ना। तो जब भी कभी ऊपर एक दूसरे के अपोजिट रेशो होते हैं और एंगल का सम 90 बनता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1, ये मैंने आपको बता रखा है 8.3 में। जब भी कभी रेशो एक दूसरे के उल्टे होते हैं और एंगल का सम कितना होता है 90, 45 45 कितना बन रहा है 90, तो आंसर कितना आएगा 1 में से बन गया 0, तो आपका आंसर कितना है 0। ठीक है, याद है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो समझाऊँ, अगर 90 वाले क्या होते हैं, 90 वाले में cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस में थीटा cos थीटा, उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा cosec, ऐसे ही cosec 90 माइनस थीटा सेक, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot, और लास्ट cot 90 माइनस थीटा tan। ठीक है, एक्चुअल में बात करें, एक्चुअल में कौन किसका अपोजिट होता है, तो कॉस होता है, कॉस का अपोजिट होता है 1/sec, मतलब कॉस क्या होता है सेक का अपोजिट होता है। और अगर साइन की बात करें, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक और tan का अपोजिट होता है कॉट। ये एक्चुअल मतलब जो हम वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन 90 की बात करें, जब हम एंगल की बात करते हैं तो कॉस का अपोजिट साइन बन जाता है, सेक का अपोजिट कॉसेक बन जाता है, tan का अपोजिट कॉट ही रहता है। तो यहाँ देख रहे हो सेक का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट सेक, tan का अपोजिट कॉट, कॉट का अपोजिट tan। तो यहाँ पे एंगल की बात करें तो एंगल में सेक और कॉसेक उल्टे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वैसे देखा जाए तो सेक का उल्टा क्या है कॉस और कॉस का उल्टा क्या है सेक। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि ये दोनों का रेशो आपस में क्या है उल्टा है और एंगल का सम कितना है 90। तो जब भी एंगल का सम 90 होता है और रेशो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो इनका आंसर कितना आता है 1, ऐसे इनका आंसर कितना आता है 1, ये कितना जाएगा 0। ओके, तो शॉर्ट तरीका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस तय करना है 176। आपको टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है यहाँ पे 176, ये है आपका टोटल डिस्टेंस। और पहले मैं समझाता हूँ, देखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए एक सर्कुलर आपका क्या है, ये सर्कुलर एक शेप है, तो यहाँ पर यहाँ से इस पॉइंट से एक चक्कर कब लगेगा, इस पॉइंट से एक चक्कर तब लगेगा जब ये पॉइंट घूम के अपनी जगह पे आ जाएगा, है ना। ये पॉइंट जब घूम के अपनी जगह पे आ जाएगा तो क्या बोलेंगे कि एक चक्कर कंप्लीट हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखो एक सर्कल है ना, व्हील क्या होता है, व्हील एक सर्कल के रूप में होता है, सर्कल की शेप का होता है। तो व्हील का एक चक्कर कब मानेंगे कि जैसे मान लो एक पॉइंट है, तो जो एक पॉइंट है जब ये पूरा ऐसे घूमकर अपनी जगह पे दोबारा आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि एक चक्कर कंप्लीट हो गया। और एक चक्कर जब ये कंप्लीट करता है तो अपनी पूरी ये सर्कमफ्रेंस की क्या करता है, लंबाई को तय करता है। इसका मतलब एक चक्कर को कहते हैं उसका सर्कल का सर्कमफ्रेंस, एक चक्कर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, 2πr कितना है 0.7, है ना। और हमें जब भी पाई नहीं दिया होता तो हम क्या यूज़ करते हैं 22/7, और रेडियस हमें दे रखा है। ठीक है, तो ये है एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी, एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी। और टोटल कितना तय करना है हमें 176। तो कितनी बार चक्कर लगाना पड़ेगा, तो जब भी हम क्या करेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालेंगे, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकालते हैं, जैसे कि ऐसा समझो, जैसे आपके पास क्या बोला मैंने, आपके पास 100 एप्पल्स हैं, आपके पास 100 एप्पल्स हैं, एक चक्कर लगाओगे तो मैं आपको 2 एप्पल दूंगा, एक चक्कर लगाओगे तो मैं आपको 2 एप्पल दूंगा। तो कितने चक्कर लगाओगे तब जाके आपको 100 एप्पल मिलेंगे, एक चक्कर लगाओगे
एक चक्कर लगाने पर मैं आपको 2 एप्पल दूंगा, तो कितने चक्कर पे आपको पूरे टोटल 100 एप्पल मिलेंगे। तो आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो आपको 50 चक्कर लगाना पड़ेगा। एक चक्कर पे 2, तो 50 चक्कर पे 100 एप्पल मिल जाएंगे आपको। तो आपने क्या करा, टोटल जहाँ तक जाना था उसको एक चक्कर वाले से डिवाइड कर दिया। ऐसे ये है, टोटल जहाँ तक आपको दूरी तय करनी है उसको एक चक्कर से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, चाहे फॉर्मूला समझो कैसे समझो, ये कंसेप्ट ही है। तो यहाँ देखो पॉइंट हटेगा, 10 आएगा, 7 से 7 कट गया, ठीक है। अब बचा क्या अपने पास, प्रोसेस को मैं रफ कर दो रुको। तो यहाँ पे देखो ऊपर 176, नीचे है 2 गुणा में 22 और गुणा में 1/10। बट्टे के नीचे जो बट्टे होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं 1 और ऊपर क्या आ जाएगा 10, ठीक है। जब ऐसे पलटेगा देखो 11 के पार से 11 कम 11, 1 6 को दिया, 11 6 66, 11 दूनी 22, 2 8 16, 2 चौक 8, 4 धाम 40। तो टोटल कितने रेवोल्यूशन लगाने पड़ेंगे इस व्हील को पूरा इतने मीटर डिस्टेंस को तय करने के लिए, तो टोटल 40 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे डी, आपका ऑप्शन कौन सा है, डी, ओके। 16 क्वेश्चन क्या बोला हुआ यहाँ पे, अपने को ABC दे रखा है ना। तो ABC में AB 3 सेंटीमीटर है, पहले हम बना लेते हैं। तो ट्राइंगल ABC है अपने पास और ट्राइंगल DEF है। तो यहाँ पर जो ABC और DEF है, ABC, ठीक है। तो AB कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, और BC 2 सेंटीमीटर, CA 2.5 सेंटीमीटर, और दोनों क्या आपस में सिमिलर है, दो ट्राइंगल सिमिलर है। और EF ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो बोला है DEF का पैरामीटर निकालो, DEF का पैरामीटर निकालो, हमसे बोला हुआ है। तो देखो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में सिमिलर है, ये हमें गिवन है। सिमिलर ट्राइंगल में होता यह है कि जो प्रोपोर्शनेट होते हैं आपस में बराबर होते हैं। अभी मैंने आपको क्वेश्चन आया था बताया था। तो इसमें जो साइड का रेशियो होगा ना, प्रोपोर्शन होगा, वो बराबर होगा, ठीक है। और निकालना क्या है इसका पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें DE प्लस EF प्लस DF इन तीनों का सम निकालना है, जो भी आएगा। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 2 है और ये 4 है, तो ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। इनका रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो अगर मैं देख रहा हूँ, एक 2 है और एक 4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ रहा है ना। अगर ये 1 है तो ये 2 आ रहा है, मीन्स यहाँ पे इसका डबल कौन है, 4। तो ऐसे इनका भी रेशियो सेम होना चाहिए। तो ये 3 है तो ये कितना होगा, 6, ये 2.5 है तो कितना होगा, 5। भाई डबल हो रहा है ना, तो रेशियो सेम होने का मतलब ये है कि जो इसमें हो रहा है वही इसमें भी होगा। तो 2 का डबल मतलब 2 का डबल करेंगे हम 4, तो 3 का डबल 6, 2.5 का डबल 5। तो यहाँ पर देखो 6, 5 और 4, तो इनका पैरामीटर कितना निकलेगा, 6 5 11, 11 4 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिंपल है, इनका देखो रेशो, देखो इनको काटूंगा कितना आएगा, 1/2। देखो इनको काटूंगा कितना आएगा, 1/2। सेम इनको भी काटूंगा कितना आएगा, 1/2। तो 1/2 क्या आ रहा है, इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो आ रहा है। तो रेशो सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे फिर इसका पैरामीटर आराम से निकल जाएगा। तो ये डबल हो रहा है तो बाकी को भी डबल कर दो। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देखिए यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे एक फिगर दे रखा है, AD 3 दे रखा है और BD 4 दे रखा है, ओके। और बोला हुआ है इसमें DE पैरेलल BC, ये हमें गिवन है DE पैरेलल BC। और क्या निकालना है हमें निकालना है DE की वैल्यू, ठीक है। ये DE की वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो सबसे पहले मैं सिमिलरिटी तुम्हें समझाता हूँ। सिमिलरिटी में क्या होता है, जैसे मान लो 2 ट्राइंगल हैं, 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर कब होते हैं, जब उनके 2 एंगल, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग 2 एंगल बराबर हो, या फिर उनकी तीनों साइड का अनुपात बराबर हो, रेशो बराबर हो, या फिर 2 साइड का रेशो और एक एंगल, ठीक है, ये बराबर हो। और या फिर 2 एंगल ले लो या 3 एंगल ले लो, 3 एंगल कॉरस्पॉन्डिंग रूप में बराबर हो, उनको हम क्या बोलते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। तो यार ना ये प्रोपोर्शनेट की बात करते हैं, मतलब प्रोपोर्शनेट की। या तो इसमें सिमिलरिटी में क्या होता है, 2 एंगल से भी हम सिमिलर कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ एक ट्राइंगल है ADE और एक ट्राइंगल है बड़े वाला, ABC। ये दोनों सिमिलर हैं। अब कैसे सिमिलर है, देखो ये दोनों लाइंस क्या है आपस में, पैरेलल लाइंस में इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बराबर। ऐसे यहाँ देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये क्या अपना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी क्या अपना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि जो अपनी पैरेलल लाइंस होती है उसके ऊपर ये एंगल्स क्या कहलाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे बराबर है। तो इस ट्राइंगल में ये एंगल और इस बड़े वाले ट्राइंगल में ये एंगल आपस में बराबर है, एक एंगल मिल गया, एक एंगल का पेयर मिल गया हमें। ऐसे ही इस ट्राइंगल में ये एंगल और इस बड़े ट्राइंगल में ये एंगल, यहाँ पे दूसरे एंगल का पेयर मिल गया। तो जब भी कभी 2 एंगल बराबर होते हैं, कम से कम 2 एंगल, तो हम उन 2 ट्राइंगल को क्या बोल सकते हैं कि वो सिमिलर है। इसका मतलब ये छोटे वाला ट्राइंगल और ये बड़े वाला ट्राइंगल आपस में क्या सिमिलर। और मैंने आपको बता रखा है जब भी कोई 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी साइड का रेशो का हम मतलब साइड का हम रेशो ले सकते हैं, प्रोपोर्शन ले सकते हैं। तो देखो इस ट्राइंगल में आ रहा है AD और बड़े ट्राइंगल में क्या लोगे फिर AB, इस साइड का बड़े वाला AB। ऐसे ही इस ट्राइंगल में आ रहा है DE और फिर बड़े वाले में भी क्या लोगे, इसका बेस। तो जैसे इसमें बेस लिए छोटे में, वैसे बड़े में बेस लोगे क्या है BC।
तो साइड का रेशो क्या होगा आपस में, बराबर होगा। तो दिस बाय दिस और दिस बाय दिस आपस में क्या बराबर है, AD कितना है, AD 3 है, AB पूछा AB, तो 3 और 4 ये कितना है पूरा, ये है 7, तो ये जगह 7, DE निकालना है, इसको रहने दो। और BC कितना दे रखा है, BC दे रखा है 14, ये हमें कितना दिया है 14, काटो जरा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, तो DE कितना आ गया 6, तो इसका मतलब DE हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। समझ आया। तो ये आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन 18, चलिए देखिए क्वेश्चन 18 में आपको 4 10 बीटा दे रखा है 3 और बाकी इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे निकालोगे, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे जो हमें 10 बीटा दे रखा है, पहले सोल्व करते हैं। 10 बीटा 4 मल्टीप्लाई में इधर के क्या बन जाएगा, डिवाइड, ठीक है। और आपको याद है कि जब हम इसका रेशो लिखते हैं PBP इसका मतलब 10 क्या होता है, 10 को हम शो करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ तो 10 थीटा जो होता है 10 बीटा, समझ लो यहाँ बीटा बोला ना, 10 बीटा जो होगा परपेंडिकुलर और बेस के रेशो का रिलेशनशिप को दिखाता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 90, मान लो ये क्या हमारा बीटा, ठीक है। तो हमेशा एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, और जब बच जाता है इसको क्या बोलते हैं बेस, ये बेस है ये बीटा है, ओके। तो यहाँ पे मैं ये मान के चल, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 10 क्या होता है, 10 दिखाता है परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशनशिप को। तो परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशनशिप को कौन दिखाता है, 10। इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 3, शॉर्ट में बता रहा हूँ, और बेस कितना है 4, है समझना। परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितना आएगा, 3 4 से क्या बनता है 5, ये मैंने अभी आपको बताया है ना। और साइन क्या होता है, देखो अब हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना है ना। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, और जो पीछे वाला ये टेन होता है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो 4 दिया हुआ है, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो ये लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, माइनस 3 दिया हुआ है, और कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। और अपॉन में क्या है, अपॉन में यही सब चीज़ है, बस प्लस में है, अपॉन में भी यही चीज़ है लेकिन प्लस में है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ आपको, देखो कभी भी ये याद रखना कि जब भी कभी साइन कॉस का फॉर्मूला आता है ना, तो हमें साइन कॉस की वैल्यू ऐसे निकालनी होती है, तो एच को हम नहीं लेते। एच को हम क्यों नहीं लेते, क्योंकि कट जाएंगे। कैसे कटेंगे, जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो एलसीएम कितना आएगा एच, और इनका एलसीएम लूँगा तो इनका एलसीएम भी कितना आएगा एच। और बट्टे में यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो, बट्टे के नीचे वाला और बट्टे के नीचे वाला ये आपस में कट जाते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर मैं लिखूँ 2/3 और 4/3, तो जब मैं इनको सिंप्लीफाई करूँगा तो इनको कैसे लिखूँगा, ये 4/3 हो जाएगा 3/4, और 3 से 3 कट जाएगा, यही ना। तो इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी साइन कोस आता है ना, तो उसमें जो हाइपोटेनस होता है वो दोनों कट जाते हैं। तो कभी भी साइन कोस वाला क्वेश्चन है तो हाइपोटेनस मत दिखाना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए दिखाया हूँ। तो आप कैसे निकालोगे, देखो हाइपोटेनस से मतलब ही नहीं है हमें, तो किससे मतलब है, पर ओनली क्या बचा परपेंडिकुलर, साइन में बचा परपेंडिकुलर, कॉस में बचा बेस। तो देखो यहाँ पे 4, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो पी एस तो हमें लेना नहीं है, पी लेना है, तो सिर्फ पी लो, पी कितना है 3। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस कितना है यहाँ पे 4, सिर्फ बेस लो, हाइपोटेनस नहीं। नीचे भी वही रहेगा, बस प्लस करके लिखोगे, तो 4 3 12, 3 4 12, तो 12 में 12 गया 0, नीचे कुछ भी आंसर क्या आएगा आपका 12 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये है आपका ए ऑप्शन। तो ऊपर जब 0 आ गया तो नीचे कुछ भी उससे मतलब नहीं। तो हमारा आंसर क्या है ए। नंबर 19 में क्या बोला हुआ है, आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशन है जिसमें से एक इक्वेशन तो लिखा हुआ है और दूसरा इक्वेशन आपको फाइंड करना है। जो दूसरा इक्वेशन है वो इसी से डिपेंडेंट है, मतलब इसी से मिलकर बना हुआ है। तो चलिए ऑप्शन भी देखें कैसे करेंगे। देखो तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ सब 10 बन रहे हैं, है ना, तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा -10, और ये 14 और ये 4। लेकिन अभी भी कुछ मैच नहीं हो रहा। कैसे मैच नहीं हो रहा, अगर मैं 4 को इस तरफ लेके आऊँगा तो माइनस का बन जाएगा, है ना। यहाँ पे 4 प्लस का है, ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, ये तो मैच हो जाता। तो क्या यहाँ पे देखो साइन की थोड़ी बहुत आगे पीछे हो रही है, तो क्यों ना मैं साइन से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया, अब मैं इस पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, माइनस प्लस माइनस और माइनस, और ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस। अब ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आपका है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला हुआ है आपको, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज यूज्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इंग्लिश अल्फाबेट में से हमने क्या करा है, देखो क्या लिखा हुआ है मैथमेटिक, तो मैथमेटिक्स ये बोला हुआ है ना, ओके। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें जो वर्ड दे रखा है, यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है उस वर्ड में अगर कोई रिपीटेशन आ रही है तो उसको हम एक काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ वर्ड, मतलब हमें लेटर को काउंट करना है, उसकी डुप्लीकेट को नहीं, कॉपी को काउंट नहीं करना है। तो टोटल आउटकम क्या होगा, टोटल आउटकम कितने होंगे 26, क्योंकि कितने लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स होते हैं।
और जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो हमें फेवरेबल आउटकम निकालना है वो इसमें से निकालना है। तो इसमें कितने लेटर्स हैं ये देखो। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ फेवरेबल आउटकम्स अगर मैं निकालूँ तो देखिए एक है M, एक A, एक T, H, E, M रिपीट हो गया, A रिपीट हो गया, T रिपीट हो रहा है, I, C और S। ठीक है, कुछ रिपीट हो रहा ना यहाँ पे। तो 4 4 8, तो टोटल फेवरेबल कितने हैं 8, कितने में से 26 में से। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी आपकी, जब आप काटोगे तो 4/13, तो 4/13 आपका आंसर होना चाहिए। आंसर है आपका A। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपके जो सेक्शन A है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ओके, आपको ये वीडियो 3 पार्ट में मिलेगी, सेक्शन A, B, C। क्यों? क्योंकि वही बात है कि समझाने में इतना टाइम लग जाता है कि पता नहीं चलता टाइम कितना हो गया। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। ठीक है, तो लेंथ होने की वजह से इसका अपलोड करने में थोड़ी सी इशू आती है कि हाँ जब मतलब इसका साइज़ बढ़ जाता है वो अपलोडिंग में टाइम लेता है, बाकी वगैरह वगैरह वो तो होती है। ठीक है, तो इसको मैं पहले अपलोड कर रहा हूँ। तो ये आपका सेक्शन A पूरा कंप्लीट हो चुका है मैथ स्टैंडर्ड का। तो सेक्शन B आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। ओके, तो अगर इसमें से कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे बताना, कमेंट करना। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो जितना भी हो सका है मैंने, जितना भी शॉर्ट आप कर सकते थे, जितना भी आप टाइम बचा सकते थे उतना मैंने बताने की कोशिश की है। तो एकदम शॉर्ट बताया मैंने कि हाँ इससे ये तरीके से ये हो जाएगा, कोई फॉर्मूले से याद रखोगे तो फॉर्मूले जल्दी निकल आएगा। ठीक है, तो आपको डिटेल में जाने की चक्कर नहीं पड़ेगी, आप बहुत जल्दी अपना टाइम सेव कर सकते हैं।